हेलो। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षणार्थियों का इस सतत विकास, शांति, शिक्षा एवं सतत विकास विषय में शीर्षक हिंसा पर चर्चा में हम इन सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हैं। मैं राजेश कुमार यादव चतुर्थ सेमेस्टर में जो शांति, शिक्षा एवं सतत विकास नामक विषय में हमारे द्वारा आज जो ये शीर्षक लिया गया है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो है हिंसा। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हिंसा है क्या, हिंसा की अवधारणा क्या है। हिंसा हिंस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी को पीड़ा पहुंचाना। अतः किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना हिंसा होती है। अब हिंसा के रूप कौन से हैं? जैसे तन, मन, कर्म या वाणी से किसी का अहित सोचना हिंसा के स्वरूप होते हैं। हिंसा की परिभाषा के पश्चात हिंसा के कार्यों को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। हिंसा किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और राजनैतिक, आर्थिक व किसी भी प्रकार की हिंसा जिससे किसी व्यक्ति का दिल दुखता है, उसको हिंसा कहते हैं। और हिंसा शारीरिक पीड़ा देने का भी कार्य करती है, मानसिक पीड़ा देने का कार्य करती है, समाज में भय उत्पन्न करने का कार्य करती है, आक्रोश व प्रतिशोध की भावना जागृत करती है, सामाजिक भाईचारे की भावना को समाप्त करती है, मानवीय मूल्यों व सामाजिक मूल्यों को कमज़ोर करती है, विकास को प्रभावित करती है अथवा उसको अवरुद्ध करती है, और बेरोजगारी को भी बढ़ाती है, युवाओं का पथ भ्रमित करती है, देश तथा विश्व की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करती है, धार्मिक सहिष्णुता समाप्त होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने परिवार में, समाज में, गांव में अथवा जहां भी रह रहे हैं, शांति की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हिंसक व्यक्ति की इन मनोवृत्तियों को रोकने का प्रयास न किया जाए, अगर उनका विरोध न किया जाए, तो निश्चित रूप से समाज में एक ऐसी प्रकार की अराजकता फैलती है जिससे समाज बहुत ही कमज़ोर होता है। समाज के बाद राज्य, राष्ट्र, और ये हिंसा बढ़ती बढ़ती एक वैश्विक स्तर पर एक विकराल रूप धारण कर लेती है। आज हम वैश्विक स्तर पर भी इसके विकराल रूप को देख सकते हैं। जैसे एक बिल्कुल नया उदाहरण हमारे सामने है, जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। केवल उसी का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जो शांति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बन के हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है। परिवार, व्यक्ति एक सामाजिक इकाई है, व्यक्ति प्रथम सामाजिक इकाई है। समाज सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, और व्यक्ति समाज की एक प्रथम इकाई है। व्यक्ति से ही समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र से विश्व और वैश्विक स्तर पर हम एक ऐसे समाज की संकल्पना कर सकते हैं जिसमें सारे व्यक्ति समूचे विश्व के समस्त राष्ट्र अथवा देश शांति से अपने कार्यों को करके व्यक्ति और मानव के हित में कार्य करके विश्व को शांति और सतत विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। हिंसा के प्रकार में जैसे कौन कौन सी किस किस प्रकार की हिंसा होती है, तो उसमें मौखिक हिंसा भी आती है। मौखिक हिंसा जैसे किसी व्यक्ति को अपशब्द कहना, किसी के प्रति बुराई करना, किसी की झूठी बात को प्रचारित करना, या सत्य को असत्य या असत्य को सत्य करके भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक हिंसा जो है, वो हिंसा का यह रूप अधिक कपटपूर्ण है। इसमें व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा एवं उसके सम्मान पर आघात करके उसे क्षति पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः अंगीकृत क्रियाएं की जाती हैं। दबाव बनाकर कोई कार्य करवाना, डराना, धमकी देना, झूठा आरोप लगाना, व्यक्तिगत संपत्ति को क्षति पहुंचाना, आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करना, व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना,
योग्य व्यक्ति को निर्णय लेने के अधिकार से वंचित करना, अनुपयुक्त तरीके से व्यक्ति की गतिविधियों को नियंत्रित करना आदि इस मौखिक हिंसा में आता है। अब तीसरा जो है वो हिंसा के प्रकार में हमारी है, तीसरा पॉइंट आता है शारीरिक हिंसा। तो शारीरिक हिंसा के अंतर्गत किसी प्राणी को भौतिक रूप से उसको क्षति पहुंचाना, शारीरिक कष्ट देना अथवा पीड़ा देना शारीरिक हिंसा कहलाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली हिंसा है, जबकि मनोवैज्ञानिक हिंसा हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु शारीरिक हिंसा को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, काटना, धक्का देना, बाल खींचना, हाथ घुमाना, गला दबाना, जलाना, किसी हथियार से हमला करना आदि ये सब शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। ढांचागत हिंसा क्या है? ढांचागत दूसरा चौथा पॉइंट जो हमने लिया है वो है ढांचागत हिंसा। जब किसी सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय के हितों की क्षति होती है तो उसे ढांचागत हिंसा की श्रेणी में रखा जाता है। हम इसको अन्य प्रकार से इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में बाधक हो अगर हिंसा, तो यही बड़ी संख्या में लोगों को दुष्प्रभावित करती है। चूँकि यह दुष्प्रभाव एक सामाजिक ढांचे के कारण होता है, इसलिए इसे ढांचागत हिंसा कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम जो पॉइंट्स ढांचागत हिंसा के भी अंतर्गत जो हमने पॉइंट्स लिए हैं वो उनमें एडल्ट एज में आती है। एडल्ट एज में तात्पर्य आयु के आधार पर किए जाने वाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार से है। कोई व्यक्ति एडल्ट है, कोई बच्चा है, कोई किशोर है, इसके आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं पक्षपातपूर्ण, वो एडल्ट एज में यानी आयु के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार से इसका मतलब होता है। एजिज्म, एजिज्म के आयु के आधार पर भेदभाव करना या किसी के अधिकारों में कमी करना, वृद्धि करना। जैसे वृद्ध व्यक्ति है अथवा कमज़ोर है अथवा कम उम्र का है तो इस के आधार पर भी जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है उसको हम एजिज्म कहते हैं। क्लासिज्म यानी इसका अभिप्राय ये होता है कि सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय, जाति आधार पर पक्षपात करने अथवा भेदभाव करने से जो तात्पर्य है वो इस श्रेणी की हिंसा में आता है। अगला पॉइंट है एलिटिज्म। इसका आशय है कुछ शक्तिशाली सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि दृष्टि से जो दबंग व्यक्ति हैं, बाहुबली जो व्यक्ति होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पक्षपातपूर्ण जो न्याय की बात या अन्याय की बात की जाती है वो इस श्रेणी की हिंसा में आती है। एथनोसेंट्रिज्म व्यक्ति द्वारा अपनी भाषा एवं संस्कृति को अन्य समुदाय अथवा क्षेत्र की भाषा एवं संस्कृति से उत्तम मानने की प्रकृति को एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। अब इसी में अगला पॉइंट आता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म किसी एक भौगोलिक अथवा जनसंख्यीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम, लगाव एवं भक्ति को नेशनलिज्म कहते हैं। इसके आधार पर भी अपने क्षेत्र को अधिक महत्वपूर्ण बताना और दूसरे के क्षेत्र को कम महत्वहीन बताना, इस नेशनलिज्म के आधार पर भी हिंसा फैलती है। सेक्सिज्म लिंग के आधार पर भी भेदभाव करना, ये सेक्सिज्म हिंसा कहलाती है। लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, अगला पॉइंट जो पांचवा हमारा है हमने लिया है। चौथे पॉइंट के अंतर्गत ये सारे बिंदु थे जो था ढांचागत हिंसा, और इसके अंतर्गत ये सारे वर्गीकरण हमने किए थे। और पांचवा आता है लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, यानी जो समाज और लोग यानी तमाम संस्कृतियाँ ऐसी हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं, देखते हैं, उसमें जो अश्लीलता दिखाई जाती है वो भी एक प्रकार की हिंसा की श्रेणी में आती है। जैसे सांस्कृतिक अश्लीलता प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। सुरापान करना, लोकगीतों में अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, नृत्य आदि प्राचीन संस्कृति के अंग रहे हैं। वर्तमान समय में सांस्कृतिक अश्लीलता में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। अतः यह लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता के कारण जो हिंसा फैलती है वो इस श्रेणी में आती है। अब हिंसा कई प्रकार से इस जो समाज में फैलती है, जो हिंसा के मोर्चे कौन कौन से, यानी हिंसा किन किन कारणों से फैलती है, तो वो है इसमें
जाति के आधार पर भी हिंसा फैलती है, लिंग के आधार पर फैलती है, भेदभाव के आधार पर फैलती है, भ्रष्टाचार के आधार पर भी हिंसा फैलती है, सांप्रदायिकता के आधार पर भी फैलती है। और कभी कभी हमारे मोबाइल्स में अथवा टीवी पे अथवा इश्तहार के माध्यम से हम झूठे विज्ञापनों के भी शिकार हो जाते हैं और उस प्रकार से भी हिंसा की श्रेणी या हिंसा में वृद्धि होती है। इस प्रकार से हमको हिंसा गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हिंसा में की वृद्धि करता है। अब हिंसा के लिए में खतरा क्या है? सामाजिक खतरा भी बहुत बड़ा होता है, राजनैतिक खतरा भी उत्पन्न होता है और आर्थिक खतरा भी, धार्मिक खतरा और सांस्कृतिक खतरा, ये सारे खतरे हमारी हिंसा की श्रेणी में ही आते हैं। अगर हम राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत अपने राष्ट्र को, नागरिक को बनाना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की हिंसा से हमको बचना चाहिए और हमको निश्चित रूप से अहिंसक होकर और मानवता रूपी विचारों को अपने अंतरात्मा में उतारकर हिंसा के स्वरूप से बचकर और मानवता को ध्यान में रखते हुए एक सुयोग्य और अच्छे नागरिक का निर्माण करना है। ये पूरा दायित्व हम अध्यापकों का बनता है। अध्यापक जो है वो समाज का दर्पण होता है। समाज, कोई भी व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा है, निश्चित रूप से वो उसने शिक्षा ग्रहण की है। इस प्रकार से हम हिंसा को रोक सकते हैं। इन उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित रूप से हम हिंसा को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी कर सकते हैं। जैसे मीडिया और हिंसा, तो मीडिया और हिंसा में भ्रामक प्रचारों के माध्यम से भी हिंसा फैलती है, हम इसको ना फैलने दें। ऐसी भी हिंसा रुक सकती है। विवादों के शांतिपूर्ण हल, अगर कोई विवाद होता है तो उसका हल शांतिपूर्ण ढंग से खोजा जाए, निश्चित रूप से हिंसा रुकेगी। विवाद के स्रोत की पहचान करना, विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका स्रोत कहाँ है, प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से चला, उसको जड़ से ख़त्म करना। घटना के पूर्व का विश्लेषण और जो घटना हुई उसके पूर्व का विश्लेषण किया जाए, निश्चित रूप से हिंसा रुक सकती है। अनुरोध द्वारा समाधान, और हम अनुरोध या प्रार्थना के द्वारा भी दोनों या जो आपस में लड़ रहे हैं उन व्यक्तियों को बैठाकर समझा सकते हैं समाधान की पहचान, जिसका दोनों विवादी समर्थन कर सकें। ऐसा समाधान करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जिसमें दोनों वादी और प्रतिवादी जो आपस में हिंसक स्वरूप धारण किए हुए हैं उसको समझ सकें और समाधान से संतुष्ट हो सकें। इस प्रकार से भी हिंसा रुक सकती है। अनुबंधन, और जब इस प्रकार से सारी चीज़ें रुक जाती हैं तो उनसे एक अनुबंध पत्र लिखवा लिया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की हिंसा पर प्रतिबंध लगाया जा सके। विवादों के बाद समझौता, और जब विवाद होता है उसमें समझौता होता है, लिखित अनुबंध हो जाता है, तो निश्चित रूप से कोई भी जो वादी और प्रतिवादी यानी दो उसमें पार्टी होती हैं, कोई भी व्यक्ति उस लिखित समझौते के बाद वो व्यक्ति हिंसक नहीं हो सकता है या हिंसक होने से अपने को रोकने के लिए मजबूर हो सकता है। वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना, वातावरण को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास का भरोसा जागृत करना और व्यक्तियों का आत्मविश्वास जगाइए, और न्याय करने वाले व्यक्ति अपने ऊपर उन व्यक्तियों का भरोसा जागृत करें, परस्पर सहानुभूति बनाएं, यथार्थ को स्वीकार करें और न्याय की स्थापना करें। इन सब चीज़ों से, इन सब उपर्युक्त बिंदुओं से निश्चित रूप से हमारे समाज में, राष्ट्र में और विश्व स्तर पर जो हिंसा का स्वरूप या हिंसा विभिन्न प्रकार का रूप धारण करके हमको अराजकता की तरफ और अशांति की तरफ लिए जा रही है, उसको रोकने का प्रयास करना होगा। इसी प्रकार से हम एक अच्छे समाज और समाज के आधार पर एक अच्छे विश्व की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये हिंसा रूपी शीर्षक अपने प्रशिक्षुओं के सामने रखा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमको व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान हम करने का प्रयास, अपने प्रशिक्षुओं की समस्या का समाधान हम पूरे मन से करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।